हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबको पता है, ये हमारी एसएसटी की सीरीज़ चल रही है। इसमें मैं क्लास 7 का हिस्ट्री का चैप्टर 1 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तन की पड़ताल आपको पढ़ाऊंगी। आइए हम इसे स्टार्ट करते हैं। 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तन, यानी देखिए जो हज़ारों वर्ष है उसमें क्या क्या परिवर्तन हुए हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे, उसके बारे में पड़ताल करेंगे, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे। यानी देखिए जो शुरुआत में भारत कैसा था, उसके बाद कैसा हुआ, उसके बाद अब प्रेजेंट में कैसा है। ठीक है, तो सभी कुछ हम जानेंगे भारत के बारे में। आइए हम इसे पढ़ना शुरू करते हैं। ये देखिए, ये मैप है आपका। ठीक है, इसमें उर्दू में अरबी में लिखा हुआ है। मानचित्र 1 और 2 पर नज़र डालिए। अब ये देखिए, यानी ये मानचित्र 1 है आपका। ठीक है, अब मानचित्र 2 जो है आपका, ये आपका मानचित्र 2 है। नेक्स्ट पेज में देखिए पूरा इंग्लिश में लिखा हुआ है। ठीक है, विथ एक्सप्लेनेशन, उसके बारे में जानकारी भी बहुत अच्छे से। देखिए डेवलप मैप है ये। ठीक है, यही हम पढ़ेंगे। देखिए आपका मानचित्र 1 जो है, यानी जो आपका पहला चित्र आपके बुक में दिया है चैप्टर स्टार्ट होते ही, वो आपका मानचित्र 1 है। ठीक है, अरब भूगोलवेता जो हैं अल इदरीसी, इन्होंने 1154 में इसे बनाया था। देखिए किसने बनाया था? अरब के भूगोलवेता अल इदरीसी ने। ठीक है, कब बनाया था? 1154 में बनाया था। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा आप। यहाँ जो नक्शा दिया गया है वह उसके द्वारा बनाए गए दुनिया के बड़े मानचित्र का एक हिस्सा है और भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाता है। इसमें भारत को दर्शा रहा है। ठीक है, भारत के उपमहाद्वीप को यह दर्शा रहा है मैप। ठीक है, ये मानचित्र, ये जो नक्शा दिया गया है वह उसके द्वारा बनाए गए दुनिया के बड़े मानचित्र हैं। मतलब वो पहला बड़ा मानचित्र जो है ये अल-इदरीसी ने बनाया है। ठीक है, और किसका हिस्सा है ये मानचित्र? भारतीय उपमहाद्वीप का। ये भारत उपमहाद्वीप को दर्शाता है। ठीक है, मानचित्र 2 एक फ्रांसीसी मानचित्रकार ने 1720 में बनाया था। अब देखिए जो मैप 2 है आपका, जो मैंने नीचे नेक्स्ट पेज में दिखाया, ठीक है, वो फ्रांसीसी, देखिए मानचित्रकार वो होते हैं जो मानचित्र बनाते हैं, यानी मैप बनाते हैं, उनको मानचित्रकार बोला जाता है। ठीक है, इन्होंने 1720 में बनाया। ठीक, ये फ्रांस के थे। ठीक है, इन दोनों नक्शे एक ही इलाके के हैं मगर इनमें काफ़ी अंतर है। अब देखिए ये जो दोनों मैप बना हुआ है, ठीक है, दोनों नक्शा जो है आपका, दोनों मानचित्र जो है, ये दोनों एक ही जगह का है। ये मतलब ये भारत का है, पर दोनों में काफ़ी फ़र्क है। ठीक है, बहुत ज़्यादा अंतर है, क्योंकि अब जो पहला मैप था अल-इदरीसी ने जो बनाया था, इसके नक्शे में दक्षिण भारत उस जगह पे है जहाँ आज हम उत्तर भारत ढूंढेंगे, और श्रीलंका का द्वीप ऊपर की तरफ है। देखिए अब इसमें देखिए, इसमें क्या अल-इदरीसी के जो मैप है उसमें क्या फ़र्क है? जो हमारा दक्षिण भारत है वो उत्तर भारत की जगह पे है। ठीक है, जहाँ हम लोग उत्तर भारत देखते हैं वहाँ इन्होंने दक्षिण भारत को बताया है, और जो ऊपरी इलाका है उसको श्रीलंका बताया है। और जबकि श्रीलंका तो नीचे है, किनारे ऐसे बना हुआ है भारत के नक्शे में। तो ये अंतर है। ठीक है, और जगहों के नाम अरबी में दिए गए हैं। अब देखिए जो जगह के नाम थे, ये सारे नाम अरबी में दिए गए हैं पहले मानचित्र में ना, और इनमें कुछ जाने पहचाने नाम भी हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश का कन्नौज। अब देखिए ये जो मैप है, इसमें पहला मानचित्र है आपका, इसमें ना कुछ जाने पहचाने नाम भी दिए गए हैं, जैसे कि उत्तर भारत का कन्नौज जो है वो उस मानचित्र 1 में इसको दर्शाया गया है।
मानचित्र 2 पहले मानचित्र के बनने से लगभग 600 वर्ष बाद बनाया गया था। अब देखिए, पहला मानचित्र के बनने के 600 साल बाद दूसरा मानचित्र बनाया गया। इस मतलब इतना गैपिंग के बाद बनाया गया, तब जाके लोगों को, जो दूसरे भूगोलवेत्ता थे, उन्होंने सही मानचित्र बनाया। क्योंकि उन्हें देखिए, इसको बनाने में मतलब ये मानचित्र बनाने के लिए 600 वर्ष लगा। इस कालावधि में उपमहाद्वीप के बारे में सूचनाएं काफ़ी बदल दी गई थी। अब देखिए, ये जो 600 साल की अवधि लगी के बाद जो बनाया गया, इसमें जो उपमहाद्वीप थी उसकी सूचनाएं बहुत सारी बदली हुई थी। ठीक है, काफ़ी बदली हुई थी। क्योंकि अब देखिए, इसमें अब उत्तर भारत की जगह उत्तर भारत को दिखाया गया होगा, दक्षिण भारत की जगह दक्षिण भारत को, जम्मू कश्मीर की जगह को जम्मू कश्मीर दर्शाया गया होगा, और श्रीलंका को नीचे जहाँ वो है वहाँ दर्शाया गया होगा। तो ये फ़र्क तो था ही। यह नक्शा हमें ज़्यादातर परिचित लगेगा। अब देखिए, जो दूसरा मैप है, नक्शा है, ये हम लोग को परिचित लगेगा क्योंकि हमने यही मैप पढ़ा है। ठीक है, इसमें विशेषकर तटीय इलाकों के बारीक ब्यौरे देखकर आश्चर्य होता है। अब देखिए, जो दूसरा नक्शा है, इसमें जो देखिए विशेषकर मतलब खासकर आपका जो तटीय इलाका है, यानी तट के किनारे जो बसे हुए शहर हैं, तो उनको बहुत बारीकी से दर्शाया गया है। उनके बारे में बहुत सारी जानकारी दिया गया है, इसमें ब्यौरा दिया गया है। ये देखकर आश्चर्य होता है, मतलब इतनी जानकारी कैसे पता चली उनको मैप में कि उन्होंने ऐसा मैप बनाया, ये देख के हमें बहुत आश्चर्य होता है। यूरोप के नाविक तथा व्यापारी अपनी समुद्री यात्रा के लिए इस नक्शे का इस्तेमाल किया करते थे। अब देखिए, जो दूसरा नक्शा है, इसको यूरोप के जो नाविक थे, जो भारत आते थे व्यापार करने, समुद्री यात्रा करके, तो वो इस नक्शे का इस्तेमाल करते थे। तो इसी नक्शे के आधार पर वे लोग यूरोप से भारत आते थे समुद्र से के मार्ग से, और यहाँ वो लोग यात्रा करते होंगे, समुद्री यात्रा करके वो यहाँ व्यापार करते होंगे। इसी तरह हमें समुद्री यात्रा के बारे में पता चला। देखिए अध्याय 6। अब देखिए, ये समुद्री यात्रा नक्शे के बारे में हमें अध्याय 6 में पता चलेगा, लेसन 6 में। लेकिन अब भीतरी इलाकों पे नज़र डालें। क्या इसमें भी उतने ही ब्यौरे हैं जितने समुद्री तट वाले हिस्से में हैं? गंगा के मार्ग को देखें, इसे किस तरह से दर्शाया गया है। इस मानचित्र में तटीय और भीतरी इलाकों के बीच ब्यौरा और बारीकी का जो अंतर है, आपके ख्याल में इसका क्या कारण है? अब देखिए, जो भीतरी इलाका है उसकी तरफ भी ध्यान दीजिए दूसरे नक्शे में, मैप में। तो आप देखिए, क्या जितना मतलब इसमें पूछ रहा है क्वेश्चन कि क्या उतने जितना समुद्री रास्ते का और तटीय इलाके का विवरण दिया है के बारे में इतनी ज़्यादा जानकारी दी है, क्या उतनी जानकारी भीतरी इलाकों के बारे में भी इस मानचित्र में दी गई है? हाँ, और गंगा के मार्ग को भी आपको देखना है इसमें, इसे किस तरह से दर्शाया गया है ये भी देखना है कि गंगा जी के रास्ते को, मार्ग को कैसे दर्शाया गया है। और इसमें तटीय और भीतरी इलाके के ब्यौरा में के बारे में जानकारी देने में इतना अंतर क्यों, बारीकी का जो अंतर है वो क्यों है? तो आपके ख्याल में इसका क्या मतलब है? अब देखिए, इन लोग को, क्योंकि इन लोग को समुद्री यात्रा करनी थी, तो तटीय इलाके के बारे में ज़्यादा विवरण देना तो महत्वपूर्ण था ही। अब ये लोग अगर समुद्री इलाके में की जगह सफ़र पथ यात्रा किए होते, यानी पैदल चल के, तो भीतरी इलाके के विवरण ज़्यादा होते, समुद्री इलाके के कम होते तब। इसीलिए मतलब तटीय इलाके का विवरण ज़्यादा दिया गया है। मैप में देखिए, आप ध्यान से देखिए, ठीक है, सभी जगह विवरण तो बहुत अच्छे बारीक दिए हुए हैं, पर देखिए आपको तटीय इलाका जो है आपका
आप ये देखिए, ये देखिए ये है, ये देखिए ये है, जो ये सब देखिए विवरण कुछ ज़्यादा दिया गया है अलग से। ठीक है, जो तटीय इलाका है तो इसके बारे में इसमें विवरण ज़्यादा दिया गया है। इतनी ही महत्वपूर्ण एक और बात यह है कि दूसरे युग तक मानचित्र अंकन का विज्ञान भी बहुत बदल गया। अब देखिए यहाँ पे दोनों मानचित्र में बदलाव इतना महत्वपूर्ण क्यों है, इसके लिए एक बात और है। क्यों? क्योंकि जब दूसरा दौर आया, युग आया, तो जो मानचित्र का अंकन का तरीका था, ठीक है, विज्ञान के हिसाब से वो बदल गया। एरिया मापने का जो साधन था, अंकन करने का जो गणित था, वो बदल गया। तो इसीलिए दोनों मानचित्र में इतना फ़र्क आ गया। इतिहासकार जब बीते युगों के दस्तावेज, नक्शे और लेखों का अध्ययन करते हैं तो उनके लिए उन सूचनाओं के संदर्भों का, उनकी भिन्न भिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमियों का ध्यान रखना जरूरी होता है। अब देखिए, जो इतिहासकार होते हैं वे जब बीते हुए युग बीता हुआ जो युग है, बीता हुआ जो समय है, वो उसके बारे में दस्तावेजों से, नक्शे से, लेखों से, इन सब चीज़ों से पता करते हैं, उनसे अध्ययन करते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं, जानकारी इकट्ठा करते हैं। ठीक है, तो उनके लिए इन जो ये सब सूचनाएं हैं, इनके संदर्भ का, उनकी विभिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का, ठीक है, ये सब सूचनाओं का बहुत बारीकी से उन लोग को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। तभी ना ये लोग एक एक पॉइंट को समझ सकेंगे कि बदलाव आया कैसे, पुराना दौर में कैसे अंकन किया जाता था और नए दौर में कैसे किया जाता है। नई और पुरानी शब्दावली। अब देखिए, मानचित्र के साथ साथ नई और पुरानी जो शब्दावली थी उसमें नए तरह की भी शब्दावली का अंकन हुआ। आइए हम इसे स्टार्ट करते हैं। अगर समय के साथ साथ सूचनाओं के संदर्भ बदलते हैं तो भाषा और अर्थों के साथ क्या होता है। अब देखिए, जो समय है इसके साथ, सूचना के साथ साथ इसके संदर्भ भी बदल गए तो भाषा और अर्थ भी बदल जाएंगे। नहीं समझ, जैसे देखिए, अब आप समझने की कोशिश कीजिए कि जो सूचना है, कोई भी आपको सूचना है तो अब एक शब्द में भी आप उसको बताते हैं और बहुत लंबा डिफाइंड करके भी बताते हैं। ठीक है, तो अब समझने वाला जो है वो उस सूचना को किस तरह समझता है, वो उसके ऊपर है। ठीक, तो जो समय था उसके साथ साथ जो शब्दावली थी, शब्दों का अर्थ बदलता जा रहा था। ठीक है, तो सूचनाओं के संदर्भ बदलते हैं। अब समय के साथ साथ सूचनाओं के जो संदर्भ होते थे वो भी बदलते जा रहे थे, तो अब उससे भाषा और अर्थ भी के साथ अर्थ भी होता है। अब देखिए, मतलब जो भाषा और अर्थ है, क्या वो भी बदल जाता है। ऐतिहासिक अभिलेख कई तरह की भाषाओं में मिलते हैं और ये भाषाएं भी समय के साथ साथ बहुत बदलती है। अब देखिए, अब जो हम पुराने समय के ऐतिहासिक अभिलेख मिलते हैं, लेख, अभिलेख, तो इनकी भाषाएं जो हैं ये कई भाषाओं में मिले थे। ऐसा तो नहीं है ना कि मतलब अब भारतीय ले लीजिए, भारत में कितने राजवंशों ने यहाँ पे शासन किया होगा। ठीक है, तो अलग अलग राजवंशों के लिए अलग अलग आपका अभिलेख हुआ, लेख हुआ, तो उसमें भाषा का भी तो फर्क आएगा। तो यही भाषा समय के साथ बदलते जा रहे थे, क्योंकि अभिलेखों में कई तरह के आपके भाषाएं थी, तो अब समय के साथ तो भाषा बदलती जा रही थी। ठीक है, बहुत 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 बदली थी भाषा, थोड़ी नहीं। उदाहरण के लिए मध्य युग की फारसी आधुनिक फारसी भाषा से भिन्न है। अब देखिए, जो मध्य युग, अब एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए, अब जो मध्य युग की फारसी थी, मध्य युग में जो फारसी बोली जाती थी, अब वो आधुनिक युग की फारसी से बहुत भिन्न है। ठीक, यह विभिन्नता सिर्फ व्याकरण और
शब्द भंडारण में नहीं आई। समय के साथ शब्दों के अर्थ भी बदल जाते हैं। अब देखिए जो ये भिन्नता आई है ये सिर्फ व्याकरण और शब्द में नहीं, शब्द के भंडार में नहीं आई है, सारे शब्दों का अर्थ भी बदल गया है इसके कारण। ठीक है, समय के साथ सब परिवर्तन होता जा रहा है। उदाहरण के हिंदुस्तान शब्द ही लीजिए। अब देखिए हिंदुस्तान जो शब्द था वो धीरे धीरे बदलते बदलते हिंदुस्तान हो गया था। ठीक है, आज हम इसे आधुनिक राष्ट्रीय राज्य भारत के अर्थ में लेते हैं। अब हम लोग इसको हिंदुस्तान जो है ये शब्द का अर्थ हम लोग भारत के रूप में लेते हैं। ठीक है, अब आज के आधुनिक राष्ट्र जो है ये राज्य भारत के अर्थ में लेते हैं हम लोग इसे। ठीक है, पहले इसे कुछ और कहा जाता था, वो धीरे धीरे हिंदुस्तान हो गया ना। 13वीं सदी में जब फारसी के इतिहासकार मिन्हाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था तो उसका आशय पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच स्थित इलाकों से था। अब देखिए हिंदुस्तान शब्द जो था वो कुछ इलाकों के लिए 13वीं शताब्दी में किसने कहा था? फारसी इतिहासकार ने कहा था। ठीक है, इनका नाम है मिन्हाज ए सिराज। इन्होंने ही हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था सबसे पहले, और इन्होंने उन लोगों को कहा, उन एरिया को कहा था, उन लोगों को कहा था जो लोग जो एरिया जो पंजाब, हरियाणा और आपका गंगा यमुना के बीच के जो जगह होते थे उन्हें इसने उन इलाकों को इसने हिंदुस्तान कहा था। ठीक, हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इसीलिए किया गया था। उसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे। अब देखिए उसने ना इस हिंदुस्तान शब्द का राजनीतिक अर्थ जो है वो इलाके थे जो दिल्ली के आसपास के इलाके जो वहाँ के सुल्तान के अधिकार में होते थे, उन इलाकों को इसने हिंदुस्तान कहा था। ठीक है, सेंटर दिल्ली था आपका, पर दिल्ली पे राजा शासन करता था और जितने इलाके उसके आसपास के राजा के अंडर में होते थे उन इलाकों को इस इतिहासकार ने हिंदुस्तान कहा। ठीक है, सल्तनत के प्रसार के साथ साथ इस शब्द के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी बढ़ते गए, लेकिन हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ। देखिए ये जो सल्तनत है इसका विस्तार धीरे धीरे होता गया, मतलब जो हिंदुस्तान था इस शब्द जो इलाकों को बोला गया इसका क्षेत्रफल धीरे धीरे बढ़ता गया। ठीक है, क्योंकि दिल्ली की सल्तनत के आसपास के इलाकों को इसने हिंदुस्तान कहा था, तो अब उसका क्षेत्रफल उन राज्यों का क्षेत्रफल इसका बढ़ता गया, तो हिंदुस्तान का भी क्षेत्रफल इस तरह बढ़ता गया। ठीक है, सल्तनत के प्रसार के साथ साथ। लेकिन जो हिंदुस्तान था दक्षिण भारत के समावेश कभी नहीं हुआ था। दक्षिण भारत जो है वो इसमें अभी तक नहीं मिला था। ठीक है, इसके विपरीत 16वीं सदी के प्रारंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल और पशु पक्षी और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया था। अब देखिए इसके अपोजिट में आप ले लीजिए तो जो ये 16वीं सदी थी उस समय जब बाबर का आक्रमण हुआ था तो बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किस लिए किया था? ठीक है, उसने यहाँ के रहने वाले लोगों को, यहाँ की संस्कृति को, यहाँ का भौगोलिक परिवेश को और यहाँ के पशु पक्षियों को, इन सब चीज़ों को का वर्णन करने के लिए, इन सब चीज़ों को बताने के लिए उसने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया। यह प्रयोग 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो द्वारा प्रयुक्त शब्द हिंद के ही कुछ समान है। अब देखिए जो 14वीं सदी में जो अमीर खुसरो थे
ठीक है, उन्होंने हिंद शब्द का प्रयोग किया था। उसी तरह ये हिंदुस्तान शब्द तो ये इससे मिलता जुलता था, ठीक है। मगर जहाँ भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक सत्व के रूप में पहचाना जा रहा था, वहाँ हिंदुस्तान शब्द से वे राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े थे जो आज हम जोड़ते हैं। अब देखिए फिर भी देखिए भारत जो था फिर भी उसको अभी समान अधिकार नहीं मिला था, ठीक है। उसको भौगोलिक परिवेश और सांस्कृतिक सत्य उसका अभी भी पहचाना नहीं गया था भारत का, हाँ। और जो हिंदुस्तान शब्द था ये राजनीति और अभी राष्ट्रीय इसका अर्थ इसको नहीं मिला था, जिससे आज हम इसे जोड़ते हैं। देखिए जैसा राजनीति और राष्ट्रीय अर्थ है भारत का, हिंदुस्तान का, वैसा उस समय उसको अभी भी नहीं मिल पाया था। जैसा आज हम जोड़ते हैं उसे, वैसा उसको अभी अर्थ नहीं मिल पाया था। किसी भी शब्द का प्रयोग करने से इतिहासकारों को बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अतीत में उन शब्दों का कुछ अलग ही अर्थ थे। देखिए कोई भी शब्द आप देखिए उपयोग करने के पहले कोई भी शब्द इतिहासकार बहुत सोचता है, ठीक है, बहुत सावधानी बरतता है। क्यों? क्योंकि अतीत में उस शब्द का क्या अर्थ था उसको नहीं पता वो, ठीक है। अब अतीत में मतलब बीते हुए कल में उसको क्या, उस शब्द के अर्थ को किस रूप में लिया गया था ये उसे नहीं पता था होता है। उदाहरण के लिए विदेशी जैसा सीधा साधा शब्द ही लीजिए। अब देखिए एग्जाम्पल आप लीजिए, विदेशी जैसे सीधे साधे शब्द का भी उस समय कुछ और अर्थ निकाला गया होगा। हमारे लिए यहाँ इसका अर्थ होता है एक ऐसा व्यक्ति जो भारतीय ना हो। अब देखिए आज के समय में हमारे लिए इसका अर्थ क्या है? वैसा आदमी जो भारत से ना हो, जो भारतीय ना हो, जो बाहर से आया हो, उसको हम लोग विदेशी कहते हैं, ठीक है। मध्य युग में मानो किसी गांव में आने वाला कोई भी अनजाना व्यक्ति जो उस समाज या संस्कृति का अंग न हो उसे विदेशी कहलाता था। ऐसा व्यक्ति को हिंदी में परदेसी और फारसी में अजनबी कहा जाता था। अब देखिए मध्य भारत के समय में जो मध्य इतिहास था उस समय, अब देखिए इन लोग जो किसी भी गांव में रहने वाले जो कोई भी व्यक्ति जो अनजाना होता था, हाँ, जो उस गांव के समाज और संस्कृति से जुड़ा हुआ नहीं होता था, उसे विदेशी कहा जाता था, ठीक है। अब ऐसे व्यक्ति को हिंदी में परदेसी बोलते थे और फारसी में अजनबी बोला जाता था। जिसे हम लोग नहीं जानते उसे अजनबी कहते हैं ना, वैसे ही वो समाज और संस्कृति का उस गांव में, उस एरिया में अंग ना हो तो उसे विदेशी कहते थे ये लोग। देखिए कितना अलग हो गया मीनिंग आज के में और उस समय में। अब भारत का कोई भी एरिया का आदमी आएगा तो आप उसको विदेशी नहीं बोलते हैं। अब भारत के बाहर का आता है उसको आप इस समय में, आज के समय में उसको आप विदेशी बोलेंगे, परंतु उस समय उस इलाके का जो आदमी उस इलाके का नहीं होता था उसको ही विदेशी कहते थे। जो उस समय के उस एरिया के समाज में या उस एरिया के संस्कृति और समाज का हिस्सा नहीं होता था उसको विदेशी बोलते थे ये लोग। इसलिए किसी नगरवासी के लिए वनवासी विदेशी होता था, किंतु एक ही गांव में रहने वाले दो किसान अलग अलग धार्मिक या जाति परंपराओं से जुड़े होने पर भी एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं होते थे। अब देखिए इसीलिए देखिए किसी भी गांव के वासी हो या वन का वासी हो वो विदेशी होता था, किंतु एक ही गांव में रहने वाले दो अलग अलग धर्म और जाति के लोग विदेशी कैसे हो सकते हैं? हाँ, ये सोचिए, दो एक ही गांव के दो किसान हैं, ठीक है, वो दूसरे समाज जाति का है, दूसरे उसके जाति में दूसरी परंपरा है, संस्कृति है, और दूसरा किसान है जो उसकी जाति अलग है, उसकी परंपरा अलग है, तो क्या वे एक दूसरे के लिए विदेशी होते थे? नहीं, वे लोग एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं होते थे।
आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो। फिर भी कोई डाउट हो, प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। इसका आगे लेसन का वीडियो नेक्स्ट पार्ट में हम बनाएंगे। मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा मेरे चैनल को।